हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली शाम को 4 बजे क्लास होती है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। बहुत बहुत आप लोग का इंपॉर्टेंट है और पूरा ये आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना है, एमसीक्यू की तो आपके लिए बाहर आ रही है। 2 बजे हम लोग करते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू, है ना। जो भी चैप्टर आज हम लोग करते हैं उसके नेक्स्ट डे 2 बजे उसके क्वेश्चन कर लेते हैं और 1 बजे जो हम लोग करते हैं वो मिक्स एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, 1 बजे जो करते हैं हम लोग मिक्स एमसीक्यू करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को एमसीक्यू की किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। डेली आप लोगों को ये बहुत सारे एमसीक्यू यहां पर मिलते हैं। यहां पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है। तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, गोल सेलेक्ट करें एसएससी एग्जाम, इसके स्पेशल क्लासेज में आ जाइए। मेरा नाम सर्च कर लीजिए नीरज जांगेड़, मुझे आप लोग फॉलो कर लो। इधर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे, आप लोगों से पहले कोड पूछा जाता है, तो नीरज 11 कोड लगा के आप लोग इसको अनलॉक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जिनका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों कंप्लीट सिलेबस के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ जाइए। देर बिल्कुल भी ना करो। यहां पर आपको हर क्लास की बेहतरीन पीडीएफ मिलती है, सभी टीचर्स की सारी क्लास मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, कितनी बार देखो। बाइलिंगुअल कंटेंट है, हिंदी इंग्लिश की कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो भी देख सकते हो। वीकली आप लोगों को टेस्ट सीरीज में मिलती है। तो एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करिए, यहां पर आपके पास में आ जाएगी प्राइस, है ना। कोड लगाइए नीरज 11, जिससे आप लोगों को मिल जाए डिस्काउंट। तो नीरज 11 कोड लगाने से आप लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलो, बात कर रहे हैं आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए, क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को भी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें, आ जाओ। देखो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है हैवी ड्राइविंग वाली, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की। तो चलिए करें स्टार्ट, आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों, ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। देखो दोस्तों, कोई सा भी सिस्टम हो, है ना, चाहे आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे स्केलेटल सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, यानी आपका चाहे पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, कंकाल तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, कोई सा भी जो आप लोगों का सिस्टम होता है ना, वो किससे मिलके बनता है दोस्तों, ऑर्गन से मिलके बनता है, अंगों से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, ऑर्गन से, अंग से। तो ध्यान रखेंगे, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं क्या, सिस्टम। और हर सिस्टम का कोई ना कोई एक कार्य होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या कार्य होगा, भोजन का डाइजेशन कराना, भोजन का पाचन कराना। मैं अगर आप लोगों से पूछूं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र का क्या काम होगा, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करवाना। तो आपकी पूरी बॉडी के ब्लड में सर्कुलेशन में कौन कौन से आप लोगों के ऑर्गन्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप लोगों का हार्ट होता है, हृदय होता है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों का ब्लड जिन ट्यूब से होके बहता है, जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। तो इतनी सारी चीजें मिलके क्या बना रही है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही है। तो सिमिलरली आप लोगों का वो वाले अंगों का समूह जो भोजन के डाइजेशन में मदद करेगा, उसको हम लोग बोल देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। और इस पाचन तंत्र में आप लोगों का केवल और केवल एक अंग नहीं होगा, बहुत सारे अंग होंगे। जैसे आप लोगों का जो माउथ होगा, ये भी कुछ डाइजेशन में मदद करेगा। आपके पेट में भी कुछ डाइजेशन होगा, लीवर भी मदद करता है आपके डाइजेशन में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से अंग आप लोगों के बॉडी में भोजन के डाइजेशन में मदद करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सर, ये डाइजेशन होता क्या है। देखो आप लोगों की जो पूरी बॉडी होती ना, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी हुई है, बहुत सारी सेल से, यानी बहुत सारी कोशिका से मिलके बनी हुई है। और आप लोग दोस्तों को देखोगे तो सेल दिख जाएगी क्या, नहीं दिखेगी। सेल जो होती है, कोशिका बहुत छोटी होती है। तो सेल को देखने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है, अगर आप लोग चाहते हैं पूरी बॉडी प्रॉपर्ली काम करे, तो पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, कोशिकाओं से। तो आपकी कोशिकाओं को क्या एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्या, अरे कोशिकाओं को क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। अब इस एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए आप लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, आपने रोटी खाई, ये आप लोगों ने रोटी खाई, सेल इतनी चिन्नी सी है, तो इस रोटी से क्या आप लोगों को सेल को एनर्जी मिल जाएगी क्या, यार रोटी तो कितनी बड़ी है ना, काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी जटिल है। तो जो भी आप लोग खाना खा रहे हो वो किस फॉर्म में होता है दोस्तों, जटिल फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो ये जटिल
को आप लोग सरल अणुओं में, है ना, सरल अणुओं में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। जैसे सर वापस समझाओ, जैसे आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हो, तो जब आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप लोग बोल देंगे कि सर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका। जो भी आप लोग फैट खाते हो, फैट यानी वसा, तो जब आप लोगों का फैट का डाइजेशन हो जाएगा तो फैट आपका कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में यानी वसी अम्ल में, तो आप लोग बोल देंगे फैट का पाचन हो चुका है। आप लोगों को सभी को पता है जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। तो जब आप लोगों का प्रोटीन अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप लोग बोल देंगे प्रोटीन का पाचन हो गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि चलो मैं तो कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट फैटी एसिड में हो जाएगा, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में हो जाएगा। मुझे आप छोटी सी बात ये बताइए कि मैं जो विटामिन ले रहा हूं, जो मैं विटामिन ले रहा हूं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये किस में कन्वर्ट होंगे? या फिर दोस्तों जो आप लोग मिनरल ले रहे हो, आयरन, जिंक, कॉपर, ठीक है, सेलेनियम, ये किस में कन्वर्ट होंगे? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं ना, खनिज, इनका हमारी बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। ये पहले से दोस्तों इतने सूक्ष्म होते हैं, ये पहले से ही आप लोगों के इतने छोटे होते हैं कि इनका और विभाजन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जैसे मान लीजिए आप लोग दूध पियोगे, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन हो जाएगा, दूध में जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन हो जाएगा, लेकिन दूध में जो आपका कैल्शियम होता है ना, वो सीधे ही आप लोगों की बॉडी में आ जाएगा, ठीक है, उसके डाइजेशन की जरूरत नहीं, वो पहले से ही छोटा है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, चले आगे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाओ। तो सर डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन सा होता है ना? तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मैंने अभी आपको बताया, सिस्टम में कभी भी एक ऑर्गन नहीं होता, एक अंग नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं सिस्टम। तो बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। ये आप लोग देख सकते हो मेल डाइजेस्टिव सिस्टम और ये देख सकते हो फीमेल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों सबसे पहले क्या रखते हो आप लोग, माउथ में भोजन रखते हो ना, तो आप लोगों का माउथ भी इंपॉर्टेंट है भोजन के डाइजेशन में। भोजन के डाइजेशन में कैसे भैया? चबाओगे, दांत से चबाओगे ना, तो कुछ आप लोगों के दांत भी हेल्प कर रहे हैं भोजन के डाइजेशन में, यानी एक तो आप लोगों का हो जाएगा माउथ। इस माउथ के बाद में जो भोजन होगा ना वो आप लोगों के नीचे आएगा, नीचे ना आप लोगों की ये जो पाइप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया यानी विंड पाइप। इसके जस्ट पीछे एक आपका पाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस, और हिंदी में इसको ग्रास नली भी बोला जाता है। यहां से क्या होता है, जो भोजन होता है आप लोगों का नीचे उतरता है और कहां पर आ जाता है, आपके स्टमक में आता है, ठीक है। स्टमक के बाद में जो भोजन होता है वो आप लोगों के अंदर छोटी आंत से होता हुआ आपके बड़ी आंत में एंटर कर जाएगा। फिर बड़ी आंत से आप लोगों का जो भी वेस्ट होगा, है ना, आपका पूरा यहां पर डाइजेशन हो जाएगा। जो भी इस खाने में आप लोगों के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट थे वो यहां से आप लोगों के ब्लड में आ जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट नहीं था वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग समझेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ, भोजन जो भी आप लोग ले रहे हो वो कहां कहां से गुजर रहा है? माउथ से गुजर रहा है, यानी माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईसोफेगस ग्रास नली इंपॉर्टेंट है, स्टमक इंपॉर्टेंट है, छोटी आंत इंपॉर्टेंट है, बड़ी आंत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलोगे सर यहां पर लीवर का क्या काम है? क्योंकि दोस्तों लीवर से क्या निकलता है, कुछ जूस निकलता है, कुछ रस निकलता है, जो कि आप लोगों की कहां पर आके मिल जाता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में जो भोजन होता है उसके पाचन में मदद करता है। तो आप लोग का दोस्तों लीवर भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो अंग है, अभी इधर पैनक्रियास भी आएगा, सारी चीजें बताता हूं। तो ये सारे अंग मिलके क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाइए एक बार प्रोसेस पर नजर डालते हैं। प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले क्या लोगे आप लोग, भोजन अंदर लोगे ना, भोजन आप लोग खाओगे, इसको प्रोसेस को बोलते हैं अंतर्गहन। इसके बाद में क्या होगा, भोजन नीचे आते आते इसका दोस्तों क्या होगा, कुछ डाइजेशन होगा। डाइजेशन का मतलब दोस्तों कॉम्प्लेक्स जो आपका फूड था, जटिल जो रूप था, वो सिंपल फूड में टूटेगा, सरल खाद्य पदार्थ में टूटेगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझो। यहां से जैसे मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट खाया था, मान लो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। आप लोगों ने जो प्रोटीन खाया था, मान लो वो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब ये जो आप लोगों के जो न्यूट्रिएंट है जो आपको मिले, ग्लूकोज मिला, अमीनो अम्ल मिला, ये यहां से किस में आ जाता है, आपके ब्लड में आ जाता है, आपके रक्त में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, आप लोगों के दोस्तों ब्लड में आ गया। ब्लड आप लोगों का पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में क्या करता है दोस्तों, बहता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो दोस्तों इसके माध्यम से आपके ब्लड में आ जाएगा। जैसे मान लो ग्लूकोज आपके ब्लड में आ गया, आपके विटामिन आपके ब्लड में आ गया, और जैसे जैसे ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा वो विटामिन ग्लूकोज आपके पूरी बॉडी में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है, बेसिकली जितने भी आप लोगों के न्यूट्रिएंट है, जितने भी
आप लोगों के पोषक तत्व है उनका पूरी बॉडी तक पहुंचना, पोषक तत्व का पूरे शरीर तक पहुंचना, पूरे शरीर तक पहुंचना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। और इसके बाद में क्या होगा, जो भी आप लोगों का वेस्ट बचेगा वो आप लोग की बॉडी से बाहर से निकल जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इजेशन। ठीक है, क्लियर है क्या? चले दोस्तों आगे, कोई दिक्कत? अरे कमेंट करते रहते हो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ठीक है, चले आगे, जल्दी से बताओ। चलिए, चलिए चलते हैं आगे। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को क्या बताया, क्या प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले आप लोग भोजन को ले रहे हो, इस प्रोसेस को आप लोग बोल रहे हो इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। इसके बाद में क्या हो रहा है दोस्तों, भोजन नीचे आता आ रहा है और नीचे आने के दौरान क्या हो रहा है दोस्तों, उसका भोजन का पाचन हो जाएगा पूर्णतः। पाचन के बाद में यहां से जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिले, इंपॉर्टेंट पोषक तत्व मिले, वो आप लोगों के ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे ब्लड आप लोगों का पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे एसिमिलेशन। ठीक है, और आप लोगों के जो भी बॉडी में वेस्ट बचा वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मल त्याग। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि सर जो हमारा भोजन का पाचन तंत्र है इसमें क्या क्या चीजें होती है। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप लोग ध्यान से देखोगे भोजन कहां कहां से गुजरता है। तो आप लोग सबसे पहले दोस्तों माउथ में भोजन रखोगे, फूड को माउथ में रखोगे। इसके बाद में दोस्तों ये ग्रास नली से होता हुआ किस में आएगा, आपके स्टमक में आएगा, आपके आमाशय में आएगा। आमाशय के बाद में दोस्तों ये कहां पर जाएगा, आप लोग के छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में। इसके बाद में ये बड़ी आंत में जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां से भोजन गुजर रहा है, देखिए भोजन आप लोगों का कहां कहां से गुजर रहा है, मैं लिख देता हूं शॉर्ट में यहां पर। एक तो माउथ से गुजर रहा है ना, एक तो सबसे पहले ऑब्वियसली माउथ में रखोगे। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों का माउथ के बाद में है आपका फूड पाइप, जिसको अभी आपने ईसोफेगस यानी ग्रास नली भी बोला था। समझ में आ रहा है? थम्स अप करके बताइए जल्दी से। ठीक है, और इसके बाद में जो भोजन होगा कहां पर जाएगा दोस्तों, आपके स्टमक में जाएगा यानी आपके आमाशय में जाएगा। स्टमक के बाद में आपकी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो देखो ये जो बड़ी आंत का बिल्कुल ये आखिरी वाला हिस्सा ना, यहां वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एनस, इसको बोलते हैं एनस। तो ध्यान रखेंगे माउथ से लेकर एनस तक का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। तो आहार नाल क्या है दोस्तों, वो आप लोगों का रास्ता है जहां से आप लोगों का भोजन गुजर रहा है। तो अगर आप लोगों से पूछे इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 9 मीटर। अगर आप लोगों से फीट में पूछे तो फीट में ध्यान रखेंगे लगभग 33 फीट। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि चलो एक एक अब लिख दो कि कौन कौन से आप लोगों के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है, मतलब कहां कहां से भोजन गुजर रहा है। तो दोस्तों देखो, भोजन की डाइजेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ऑब्वियसली बात है भोजन जहां से गुजर रहा है, जैसे आप लोगों के माउथ से गुजर रहा है तो आप लोग जब चबाओगे तो आप लोग देखो दांत हेल्प कर रहे हैं ना भोजन के डाइजेशन में, बिल्कुल कर रहे हैं। और दोस्तों कुछ कुछ अंग आप लोगों के ऐसे होते हैं जिनसे कुछ पदार्थ निकलते हैं, है ना, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनसे कुछ पदार्थ निकलते हैं। ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं ग्लैंड यानी ग्रंथि। क्लियर है क्या? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कुछ कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनसे कुछ ना कुछ पदार्थ निकलते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं ग्लैंड यानी ग्रंथि। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ आप लोगों का एंजाइम है, निकलने वाला पदार्थ एंजाइम है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये एंजाइम क्या है? एंजाइम कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है, जो भोजन के पाचन में मदद कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड है जहां से एंजाइम्स निकल रहे हैं, क्योंकि वो भी तो भोजन के पाचन में मदद कर रहे होंगे। आइए सबके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर दो चीजें देखनी है। एक तो मैं आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा बताऊंगा, मतलब वो वाला पार्ट आप लोगों का जहां से भोजन गुजर रहा है, एक तो उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों ग्लैंड्स की।
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, यानी उन वाली ग्रंथियों की जहां से कुछ आप लोगों के एंजाइम्स निकल रहे हैं और भोजन के पाचन में वो मदद कर रहे हैं। चलो आ जाओ, सबसे पहले आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों पूरा का पूरा माउथ। सबसे पहले आप लोग भोजन को कहां पर रखोगे, पूरे के पूरे माउथ आप लोगों का एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, माउथ बोल दीजिए या बकल कैविटी बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस माउथ में क्या क्या आएंगे आप लोगों के, एक तो टीथ आएंगे माउथ में। अब आप लोग बोलेंगे सर टीथ कैसे मदद कर रहे हैं भोजन के डाइजेशन में। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, भोजन का जो डाइजेशन होता है ना वो दो प्रकार से होता है। देखो समझो, इधर आओ, इधर आओ। भोजन का जो डाइजेशन होता है ना वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक, और एक आप लोगों का होता है केमिकल डाइजेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रासायनिक। बात क्लियर है क्या? मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या है, आप लोग कुछ फोर्स लगा के किसी चीज को तोड़ रहे हो, तो क्या टीथ से ऐसे करते हो भोजन के डाइजेशन में हेल्प मिलती है क्या? तो देखो यहां पर आप लोगों का, अरे डाइजेशन कैसा भी हो डाइजेशन तो हो रहा है ना, तो आपकी टीथ मदद कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है ना, ठीक है। और केमिकल डाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई आप लोग के पास फूड है, इसके ऊपर कुछ केमिकल आ गया जो इस फूड को बहुत छोटा बना दिया, इसका पाचन कर दिया। ठीक है, तो वो केमिकल कौन से होंगे, आपके एंजाइम होंगे। ठीक है, आ जाओ। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कौन सा सॉरी, एक आपका माउथ हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका जो माउथ होता है ना, इसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। दोस्तों ग्रंथियां क्या होती है, ऐसे अंग जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलते हैं। तो आपके माउथ में कुछ आप लोगों के पार्ट पाए जाते हैं जहां से दोस्तों लार निकलता है, सलाइवा निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। और मैंने किसके नीचे लिखी है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के नीचे लिखी है। यानी ये सैलिवरी जो ग्लैंड है वो आपके भोजन के डाइजेशन में मदद कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है। कैसे कर रही है मैं आप लोगों को इधर ही लिख देता हूं। दोस्तों आपका जो सलाइवा होता है ना, लार, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं टाइलिन। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। और अगर एंजाइम है तो भोजन के पाचन में मदद हो रही होगी। आप लोगों से पूछे टाइलिन एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है, आप लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। ठीक है, चले आगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलो इसके बाद में ध्यान रखेंगे आप लोग, इसके बाद में जो भोजन हुआ नीचे आते हुए, वैसे आप लोग का एलिमेंट्री कैनाल भी आएगा, है ना, यानी आप लोग ये सॉरी आप लोग का ईसोफेगस भी आएगा, ग्रास नली भी आएगा आप लोगों के एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, एक मैंने यहां पर आप लोग लिख लेना। इसके बाद में आप लोगों का जो भोजन होगा किस में आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा, आपके आमाशय में आ जाएगा। सर यहां पर कुछ ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथियां। बिल्कुल दोस्तों, इसके अंदर कुछ ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी जठर ग्रंथियां। इनको ग्रंथियां क्यों बोल रहे हो, क्योंकि दोस्तों इनसे कुछ लिक्विड निकलता है, इनसे कुछ रस निकलता है। उस रस को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, सॉरी गैस्ट्रिक जूस, यानी जठर रस। ये किस प्रकार से आपके भोजन के पाचन में मदद कर रहे हैं, उनमें कुछ एंजाइम पाया जाता है कि बिल्कुल उनमें एंजाइम पाया जाता है, तभी तो आप लोगों ने यहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ में लिखा है यहां पर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसके बाद में जो भोजन होगा वो आप लोग के कहां पर आ जाएगा दोस्तों, छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, छोटी आंत जो है ना, यहां पर जो भोजन आ गया, जैसे मान लो स्टमक से है ना, आप लोगों के देखो इधर ध्यान से देखिए, इधर देखो ध्यान से। मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जो आपका स्टमक है ना, आप लोगों का आमाशय, यहां से मान लो भोजन यहां पर आ गया। ठीक है, भोजन मान लो यहां पर आ गया, इस जगह भोजन है। तो आप लोग यहां पर लीवर देख पा रहे हो, लीवर। दोस्तों लीवर से क्या बनता है, आप लोगों का एक जूस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस, यानी पित्तरस। क्या बोलते हैं, पित्तरस। जो कि क्या करता है दोस्तों, ये पित्तरस आप लोगों का यहां पर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। और छोटी आंत में जो भोजन है उसका पाचन करता है। यानी कहीं ना कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन है, यहां इसके साथ में कोई ग्लैंड एसोसिएटेड है क्या, कोई ग्लैंड है क्या जो उसकी मदद कर रही है जब आप लोगों का भोजन छोटी आंत में है? हाँ सर कर रही है। कौन सी ग्लैंड कर रही है, लीवर कर रही है। लीवर को ग्लैंड क्यों बोला, ऐसा कोई भी आप लोगों का अंग जिससे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। लीवर से एक रस निकल रहा है, एक जूस निकल रहा है जिसको आप लोग बोल रहे हो बाइल जूस, यानी पित्तरस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हो गया आप लोगों का स्टमक। इस स्टमक के जस्ट पीछे क्या होता है, मैं इधर बनाता हूं साइड में, एक साइड में और थोड़ा पीछे एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियास, यानी अग्नाशय। दोस्तों इससे भी आप लोगों का कुछ जूस निकलता है जो कि कहां पर आ जाता है, आपके छोटी आंत में आ जाता है, जो कि छोटी आंत में जो भोजन होता है उसके पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, लीवर और अग्नाशय भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि भोजन के पाचन में मदद कर रही है।
एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भोजन होता है आप लोगों का, जो भोजन होता है वो लीवर में से पास नहीं हो रहा, ना ही पैनक्रियास से पास हो रहा, वो तो केवल और केवल यहां से हो रहा है। ध्यान रखो, यकृत और अग्नाशय में भोजन प्रवेश नहीं करता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसको हटा दो अब, चलो इसको हटाओ अब। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बड़ी आंत। दोस्तों बड़ी आंत यहां पर ध्यान रखेंगे, इसके साथ में कोई भी ग्लैंड एसोसिएटेड नहीं है कि भैया बड़ी ग्लैंड में जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में जब खाना है कहीं से आप लोगों का कुछ निकल रहा हो इसमें आके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, ये बड़ी आंत का काम क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ। आप लोग जब पानी पीते हो ना, पानी, तो दोस्तों आप लोग का पानी ऊपर से नीचे आता हुआ है ना, पूरा पानी है ना, यहां से आपका किस में चला जाता है, आपके ब्लड में आ जाता है, आपके रक्त में आ जाता है। क्लियर है क्या, आप लोगों के रक्त में आ जाता है। अगर आप लोग पानी कम पियोगे तो दोस्तों आप लोग के जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा यहां पर भी पानी की मात्रा कम होगी, जिसकी वजह से दोस्तों आपका जो मल होगा वो उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों एनस यानी गुदा, है ना। एनस किसको बोल रहे हैं, बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट को बोल रहे हैं। यहां से क्या होगा, जो भी आपका अपशिष्ट होगा ना, जो भी वेस्ट होगा वो यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई तो थम्स अप करके बता दो, जल्दी से जल्दी से बताओ। ये वाली बात समझ में आई तो चले आगे, जल्दी से बताओ, फिर आगे चलते हैं। एक एक को डिटेल में समझते हैं ना, एक एक को हम लोग डिटेल में समझते हैं। यहां तक समझ में आया तो पहले बताओ। जल्दी से बताइए। चलिए चलिए अब करते हैं बात, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों माउथ की। इस माउथ को आप लोग क्या बोल सकते हो, इस माउथ को आप लोग बक्कल कैविटी भी बोल सकते हो, ऑरल कैविटी भी बोल सकते हो। सर ये जो माउथ होता है इसमें क्या क्या चीजें आती है, आपसे पूछे माउथ में ऐसी क्या क्या चीजें आती है। एक तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के क्या, दांत यानी टीथ, और एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जीभ यानी आपकी टंग। अब आप लोग बोलेंगे सर दांत का तो चलो समझ में आ गया, ये भोजन को काटने में मदद कर रहा है, ठीक है, भोजन के मैकेनिकल डाइजेशन में मदद कर रहा है। ये जीभ क्या कर रहा है दोस्तों, आप लोगों के इस माउथ में ना, आपके इस माउथ में क्या पाई जाती है, ध्यान रखेंगे, सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, लार ग्रंथियां। ये लार ग्रंथियां क्या होती है, जहां से लार बनता है, जहां से लार निकलता है। और मैंने आपको बताया था लार क्या भोजन के पाचन में मदद करता है क्या, बिल्कुल। तो देखो माउथ में क्या क्या चीजें हो गई, एक तो आपकी सैलिवरी ग्लैंड हो गई, ठीक है सर, एक टीथ हो गए और एक आपके टंग हो गए। क्वेश्चन यही आता है सर टंग का क्या रोल है। देखो जो आप लोगों का लार बना ना, अंदर जो क्या बना दोस्तों, लार बना, मान लो ये लार बन गया। अब आप लोग को पता है इस लार में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन। आप लोग चाहते हो वो भोजन में मिले तो उसको भोजन में मिक्स करने का काम कौन करता है, कौन करता है बताओ जल्दी से। वो करता है दोस्तों आपका टंग, वो करती है आपकी टंग यानी आपकी जीभ। तो आप लोग देख पा रहे हो आप लोगों का जो माउथ है बहुत इंपॉर्टेंट है भोजन के डाइजेशन में। तो आइए एक एक के बारे में समझे। सबसे पहले हम लोग अटैक करते हैं आपके टीथ पे यानी आपके दांत पे। हेडिंग डाल लो टीथ यानी दांत, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाती है। स्टडी ऑफ टीथ जो होती है वो कहलाती है आप लोग की डोंटोलॉजी, ठीक है। इसको जब भी आप लोग बोलोगे डोंटोलॉजी बोलेंगे, ओ इसमें आप लोग रखेंगे साइलेंट, ठीक है। चलिए आ जाओ, अब बात आती है कि सर ये टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो सिंपल सी बात समझो, सिंपल से कुछ भी नहीं है। आप लोगों का जो टूथ होता है ना, इसका कुछ पार्ट तो होता है आपके गम्स में यानी आप लोगों के मसूड़ों में, और कुछ पार्ट होता है मसूड़ों के ऊपर। तो दांत का वो वाला भाग जो मसूड़ों के ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन, क्राउन, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। और दांत का वो वाला भाग जो आप लोगों के गम्स में है, मसूड़ों में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, बताओ मैं तो भूल गया भैया। ऊपर वाले को बोलते हैं क्राउन, शिखर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सही में भूल गया, जल्दी से हेल्प करो यार। मैं तो क्या बोलेंगे इसको, ये तो हो जाएगा आप लोगों का क्राउन, शिखर, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे अभी के लिए छोड़ देता हूं, जब तक कमेंट आएगा जब मैं पढ़ लूंगा। आप लोग यहां पर देखो, देखो आप लोग का जो टीथ होता है ना दोस्तों, ये मान लो ये आप लोग का टीथ है, ये आप लोगों का टीथ है, ठीक है। इस टीथ की दोस्तों जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, इसका नाम है इनेमल, है ना।
आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, जो टीथ होती है इसकी सबसे आउटर वाली लेयर जो होती है, सबसे बाह्य वाली भाग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, रूट बोलेंगे ना, रूट। ठीक है, और एक दो और देख लेता हूं। रूट आ रहा है, सभी का रूट आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके, बहुत बढ़िया, रूट। अच्छा, रूट ही बोलते हैं क्या? आ जाओ, है ना। तो अगर आप लोगों से पूछे टीथ की सबसे, देख जैसे मान लो टीथ है, आप ऊपर से उसको काटोगे, ऐसे ऊपर से काटोगे ना तो ऐसा टीथ दिखेगा। तो उसमें सबसे ऊपर वाली आप लोगों को कौन सी दिख रही है, जो लेयर है ना, ये कौन सी है? आपकी इनेमल। और दोस्तों इसी की वजह से आप लोग के जो दांत होते हैं ना, वो सफेद चमकीले जो होते हैं ना, वो इसी की वजह से होते हैं। तो ये इनेमल क्या है? दांत का चमकीला वाला जो भाग है ना, जो चमकता है, वो कौन सा है? आपका इनेमल है। और ध्यान रखेंगे, बहुत हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है। तो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर क्या होगा दोस्तों? इनेमल होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दांत का ऊपरी भाग जो होता है ना, वो किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। और जो इनेमल होता है, ये हमारी बॉडी का सबसे मजबूत तो मत बोलो, इसको कठोर करो, है ना, इसको करो कठोर, है ना, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे हार्डेस्ट करो, हार्डेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट मत करो, उसको कर लो हार्डेस्ट। क्लियर है क्या? चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सर ये जो टीथ होते हैं इसके टाइप्स तो बताओ। देखिए, टीथ आप लोगों के दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आप लोगों के परमानेंट टीथ, एक होता है प्राइमरी टीथ। अच्छा, एक कॉमन सेंस लगा के बताओ, इनमें से कौन से दांत ऐसे हैं जो टूट सकते हैं? परमानेंट टीथ या प्राइमरी टीथ? चलो ये भी सब छोड़ो, चलो सब छोड़ो, आप लोग नाम से क्या समझ में आ रहा है? परमानेंट टीथ हो गया, एक प्राइमरी टीथ हो गया। प्राइमरी का मतलब क्या? जो सबसे पहले आता है ना, हम लोग बोलते हैं ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो सबसे पहले लेवल पे जो दांत आते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टीथ, है ना। सबसे पहले जो आप लोगों के दांत आते हैं ना, जैसे अभी आप लोगों के दांत कितने हैं? 32 है ना। स्टार्टिंग में आप लोगों का नहीं होता कि जन्म होते ही आप लोग के 32 हो जाते हैं। जो 32 दांत होते हैं वो आप लोग के एडल्ट वाली कंडीशन में आते हैं, है ना। स्टार्टिंग में अगर 3-4 साल के तक की हम लोग बात करें तो बच्चों के जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं दूध के दांत भी बोलते हैं, इनको दूध के दांत भी बोलते हैं। और जो एडल्ट होते हैं, वयस्क, उनमें कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। इन 32 दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। सर ये 32 कौन कौन से होते हैं? ये कौन कौन से नाम आ रहे हैं? आइए मैं आप लोगों को बताता हूं टोटल 32 कैसे होता है। इधर आ जाओ, देखो इधर आ जाओ, देखो ध्यान से समझो, कितने दांत है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। देखो आप लोग ध्यान रखो, ये आप लोगों का निचला वाला जबड़ा हो गया, ये आप लोगों का ऊपरी वाला जबड़ा हो गया, है ना। ये आप लोगों का निचला वाला जबड़ा हो गया, ये आप लोगों का ऊपरी वाला जबड़ा हो गया। टोटल दांत कितने हैं? कमेंट करके बताओ मुझे। यहां पर आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल दांत है 16। कहां पर? निचले जबड़े में। और निचले जबड़े में 16 है तो ऊपर भी 16 होंगे, ठीक है। दोस्तों इस 16 को आप लोग बांट लो, है ना, इस 16 को आप लोग बांट लो, 8 इधर और आप लोगों के 8 इधर, क्योंकि जैसे 8 इधर होंगे वैसे के वैसे सेम 8 इधर होंगे, यानी निचले जबड़े में 16 हो गए और पूरे निचले जबड़े में 16, तो ऊपर भी आप लोग के 16, टोटल हो जाएंगे 32। तो क्यों हम लोग यार ऊपर के अलग से पढ़े, नीचे के अलग से पढ़े, ये अलग से पढ़े, ये अलग से पढ़ रहे? केवल और केवल इन 8 दांतों के बारे में पढ़ लो ना। अरे केवल और केवल इन 8 दांतों के बारे में पढ़ लो, क्योंकि अगर ये 8 दांत समझ में आ गए तो आपको ये वाले 8 दांत भी समझ में आ जाएंगे, और पूरे 16 समझ में आ गए, नीचे वाले ऊपर वाले 16 भी समझ में आ जाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या जल्दी से बताइए, आ जाइए, समझते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक आप लोगों को सिंपल सा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला, और हिंदी में इसको बोला जाता है दंत सूत्र। हिंदी में क्या बोला जाता है? दंत सूत्र इसको बोला जाता है। सर क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग बताइए। तो ये आप लोग का हो जाएगा 2123 अपॉन 2123। अब ये क्या है? 2123 अपॉन 2123। सिंपल सा आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा, केवल ऊपर वाले 2123 पे ध्यान लगाओ। अभी ऊपर वाले 2123 पे ध्यान लगाओ। इनको जोड़ो, कितने आ रहे हैं नंबर? 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8। यानी हाँ यार, हम लोग कहीं ना कहीं इन 8 वाले दांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया क्या दोस्तों? ये जो 2 दांत होते हैं ना, ये होते हैं आप लोगों के इंसिजर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कृतंक। क्लियर है क्या? ये जो एक दांत होता है ना, ये आप लोगों का होता है कैनायन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रदनक। ठीक है,
ध्यान रखेंगे ये जो दो दांत होते हैं ये होते हैं आप लोगों के प्रीमोलर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अग्र चवर्णक। दोस्तों ये जो तीन दांत होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मोलर, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है चवर्णक। अब सर कौन कौन से, आइए समझते हैं। देखो जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, पहले दो इंसीजर है, फिर एक कैनायन है, दो प्रीमोलर है, तीन मोलर है, उसी सीक्वेंस में चलते हैं। आ जाओ उसी सीक्वेंस में चलते हैं। तो इस 8 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यहां से स्टार्ट करना है बिल्कुल बीच वाले से, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों के ये जो स्टार्टिंग के जो दो दांत होते हैं ना, एक वाले ये दांत और एक ये दांत, तो ये दोनों कैसे होते हैं आप लोगों के, इंसीजर होते हैं। तो दो आपके पास में आ जाएंगे इंसीजर। ही समझ में आ गया क्या? ठीक है। अरे ठीक है क्या? ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस दो दांत के बाद में आप लोगों का एक दांत इधर होता है ना, ये दो दांत हो गए, इसके बाद में एक देखना थोड़ा सा हाथ थोड़ा शार्प से दांत होता है, ये आप लोगों का होता है दोस्तों कैनायन। ये क्या होता है? ये होता है आप लोगों का कैनायन, ठीक है। तो ये एक हो गया आप लोगों का कैनायन। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? अब ध्यान रखेंगे इसके बाद में अगले दो दांत कौन से? अगले दो दांत है आप लोगों के प्रीमोलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगले तीन दांत कौन से हैं? अगले तीन दांत आप लोगों के कौन से हैं? जरा कमेंट करके बताओ। मोलर है, चवर्णक है। तो देखो ये पहला मोलर, ये दूसरा मोलर, ये तीसरा मोलर। क्या आप लोगों को पूरे 8 दांत के बारे में समझ में आया क्या? जल्दी से मुझे बताओ। तो अगर ये 8 समझ में आ गए तो सेम के सेम 8 इधर होंगे, नीचे 16, ऊपर भी 16, 32 हो जाएंगे दोस्तों। बताओ क्लियर है क्या? अरे प्रियंका सिंह जी बोल रही है सर मेरे तो दो ही मोलर है, आपके दो मोलर है तो इधर पढ़ो ना। उससे क्या लेना देना है? आपके दो मोलर है तो आप लोग इधर दो मोलर कर दोगे क्या? अब एक टूट गया तो हमारी गलती थोड़ी है, आपका एक दांत टूट गया। मैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं। मैं कई बार होता क्या है दोस्तों, जो आपका थर्ड मोलर होता है ना, ये आप लोगों के दोस्तों टेढ़ा होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को कई बार पेन होता है। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलते हैं ये टेढ़ा है, ये वैसे भी किसी काम का नहीं है, इसको निकाल दो। अब आप बोलोगे कि किसी काम का नहीं है तो फिर ये आया क्यों और कैसे कोई काम का नहीं है, ये सारी चीजें पता पड़ेगी, टेंशन मत लो। इधर आ जाओ, ठीक है दोस्तों, आ जाओ। तो अब मुझे बताओ, आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया कि किसी एडल्ट में, किसी वयस्क में कुल इंसीजर, कुल कृतंक की संख्या कितनी होती है? क्या बोलोगे आप लोग? गलती से दो पे टिक मत कर देना। दो ऑप्शन में होगा, आप लगाओगे ऐसे, एग्जामिनर लगाएगा ऐसे। अरे सर सॉरी भूल गया था, डबल करना था। फिर दोस्तों चार ऑप्शन होगा, आप लगाओगे ऐसे, एग्जामिनर लगाएगा ऐसे। अरे मेरे दोस्तों दो इधर है, दो इधर होंगे, यानी निचले वाले जबड़े में चार हो गए और चार ही आपके ऊपर होंगे। यानी अगर आप लोगों से पूछे इंसीजर कितने होंगे तो आपका आंसर होगा 8, ठीक है। सेम वही बात आप लोगों से कैनायन पूछे, ऑप्शन में एक हो, एक मत लगाना, क्योंकि एक आप लोगों का कैनायन इधर होगा, एक इधर होगा। तो टोटल निचले वाले जबड़े में दो गए और ऊपर भी दो, टोटल कैनायन यानी रत्न कितने होंगे? 4 होंगे। कैनायन का दूसरा नाम है क्यूस्पिड, ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दो कौन से हैं? प्रीमोलर है, जिसको हिंदी में अग्र चवर्णक बोलते हैं। तो दो इधर 4, 4 + 2, सॉरी 4 × 2 8। तो आपके 2 8 आप लोगों के क्या हो जाएंगे? प्रीमोलर हो जाएंगे। बात करते हैं तीन क्या थे? आपके मोलर थे, चवर्णक थे। देखो तीन ये वाले दांत, 3 इधर होंगे, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। कितने हो गए? ये हो गए सर आप लोग के 12, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बार के एनटीपीसी का क्वेश्चन है कि जो नंबर ऑफ मोलर्स होते हैं, चवर्णक की संख्या कितनी होती है? अगर बात करें एडल्ट में तो 12 होती है। इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ोगे तो देखो 32 आ रहे हैं क्या? इन सबको जोड़ने पे 32 आ रहे हैं क्या? बताओ क्लियर है क्या? आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब प्राइमरी टीथ की बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों जो बच्चे होते हैं ना, उनके स्टार्टिंग में पूरे 32 दांत नहीं आते हैं ना। कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। तो 20 दांत ये आप लोग का निचला जबड़ा हो गया, ये आप लोगों का ऊपरी वाला जबड़ा हो गया। तो भैया ऊपर 10 होंगे, नीचे आप लोगों के 10 होंगे। क्लियर है क्या? तो इसको बीच में बांटोगे तो आप लोगों को 5 यहां पर मिलेंगे, 5 यहां पर मिलेंगे। तो यार इन 5 के बारे में पढ़ लो ना। जैसे हमने यहां पर 8 के बारे में पढ़ लिया, यहां पर भी 5 के बारे में पढ़ लो, क्योंकि ये 5 समझ में आएंगे, ये 5 समझ में आ जाएंगे, 10 समझ में आ जाएंगे, ऊपर वाले 10 अपने आप समझ में आ जाएंगे, टोटल 20 हो जाएंगे। अरे बात चमक रही है ये नहीं चमक रही? बताओ जल्दी से बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है क्या? आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ। देखो
सर क्लास 4 में ये है, ये सर टीथ के ऊपर टीथ होता है तो वो क्यों होता है? वो टीथ के ऊपर टीथ नहीं होता, वो आपका एक दांत अगर टेढ़ा आ जाता है तो बेसिकली वैसा होता है, वो ऐसे नहीं होता एक दांत के ऊपर दूसरा दांत उग जाता है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अब देर मत करो, जल्दी आ जाओ। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। जैसे आप लोगों ने यहां पर फॉर्मूला लिखा था 2123 बट्टे 2123, फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करो। क्या कर लिए सर? 2102 बट्टे 2102 कर लो। ठीक है, यानी वहां पर 2 इंसीजर थे, यहां पर भी 2 इंसीजर थे। लो मैं बना ही देता हूं, 10 दांत लो, ऐसे 10 दांत हैं आपके ना, आपके मतलब बच्चे के। तो ये आप लोग के 2 इंसीजर हो गए, मैंने लिख दिया, ये आप लोगों के 2 इंसीजर हो गया। ठीक है, एक आप लोगों का क्या होगा दोस्तों? कैनायन होगा। ठीक है, बेचारों के पास में प्रीमोलर होते ही नहीं है, यानी अग्र चवर्णक होते ही नहीं है, सीधे कौन से होंगे? सीधे इनके पास में होगा दोस्तों मोलर, यानी चवर्णक। ये 3 आप लोग के पास में मोलर आ गए। ठीक है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 अगर इंसीजर है, इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृतंक। अगर इस बच्चे के पास में, आपके पास में क्या है, सॉरी कुछ 2 होंगे दोस्तों, 2 होंगे ना, ये आई एम रियली सॉरी, मैंने 3 लगा दिए, 2 होंगे है ना, 2 होंगे। ठीक है, अब समझो इधर देखो, अब समझो, है ना। ये आप लोग के पास में निचला जबड़ा था, निचले जबड़े में टोटल दांत कितने होते हैं बच्चों के? और कुल दांत 20 होते हैं, ऊपरी जबड़े में 10, नीचे वाले जबड़े में 10, तो निचले वाले जबड़े में टोटल दांत थे 10। मैंने इसको बीच में बांटा, इधर आ गए 5, इधर आ गए 5। हम लोग इस 5 के बारे में पढ़ ले, क्योंकि ये 5 समझ में आ गए तो ये वाले 5 भी समझ में आ जाएंगे। तो आप लोग मुझे बताइए, इस 5 में आपके इंसीजर कितने हैं? इसमें इंसीजर कितने हैं? सर 2 इंसीजर है। इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृतंक बोलते हैं। तो 2 कृतंक इधर, 2 कृतंक इधर, 4, और 4 ही आप लोग के ऊपर। यानी दोस्तों इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या? ध्यान रखोगे। कैनायन कितना है? 1 है। कैनायन कितना? 1। तो यहां पर कुल कैनायन कितने हो जाएंगे? वही 4 हो जाएंगे, 1 इधर 1 इधर 2, और 2 ही ऊपरी वाले जबड़े में 4 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, प्रीमोलर नहीं होता है। आप लोगों से पूछा जाता है बच्चों में कौन से दांत नहीं होते? प्रीमोलर नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसके? अब हम लोग बात करते हैं किसकी? मोलर की। तो मोलर पे आप लोग ध्यान लगाओ, यहां पर देखिए 2 मोलर है, तो 2 इधर होंगे, 2 इधर, यानी निचले वाले जबड़े में टोटल 4 हो गए, ऊपरी वाले जबड़े में 4 होंगे, 4 + 4 8, तो मोलर आपके पास में 8 हो जाएंगे। तो कुल जो दांत होंगे वो होंगे 20, और इन्हीं को दोस्तों क्या बोला जाता है? दूध के दांत बोला जाता है। क्लियर है क्या? अब इधर आओ, आप लोगों से पूछा जाता है कि चलो अभी मान लो आप लोग 3-4 साल के बच्चे हो, है ना, अभी आप लोग मान के चलो 3-4 साल के बच्चे हो, अभी आपके पास में दांत कितने हैं? 20 दांत हैं। अरे ठीक है क्या दोस्तों, आपके पास में दांत कितने हैं? 20 दांत है, यानी अभी आपके 32 तक पहुंचने में समय लगेगा। आप लोगों से पूछा जाता है ऐसा कौन सा दांत है जो सबसे लेट आता है? जो सबसे लेट आता है, तो दोस्तों ये आखिरी वाला जो मोलर है ना, आखिरी वाला, जिसको हम लोग बोल सकते हैं थर्ड मोलर, यानी तीसरे नंबर का जो चवर्णक होता है ना, ये सबसे लेट आता है। इसलिए थर्ड मोलर को हम लोग विजडम टीथ भी बोलते हैं, बुद्धि का दांत भी बोलते हैं, बुद्धि का दांत भी बोलते हैं, बुद्धि का दांत भी बोलते हैं, या फिर आप लोग इसको अक्ल दांत भी बोल सकते हो ना, अक्ल दांत, अक्ल दांत। अब आप लोग बोलेंगे सर इसको विजडम टीथ क्यों बोलते हैं, अक्ल दांत क्यों बोलते हैं? क्या हमारे में बुद्धि तभी आती है क्या जब ये दांत आएगा, या फिर हमारे जब, या फिर दांत आ गया हमको समझ में आ गया कि भाई अब हमारे पास में बुद्धि हो गई? ऐसा नहीं है। देखो आप लोगों को पता है, ऑब्वियसली बात है, बचपन में सभी में हमारे में इतनी बुद्धि नहीं होती, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं थोड़ी बहुत बुद्धि आती है हम लोगों को। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो सबसे लास्ट वाला है ना, जो सबसे लास्ट वाला है, अब हम बड़े हो गए, थोड़ी सी बुद्धि आ गई, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या नाम दे दिया? विजडम टीथ बोल दिया। बाकी कोई साइंटिफिक वो नहीं है कि जब आपके बुद्धि आएगी तभी ये वाला दांत आएगा। ठीक है क्या? ठीक है, चलो ये चीजें क्लियर है। अब इधर कुछ पॉइंट जो है वो आप लोग को ध्यान रखने पड़ेंगे। सब चीज को मैं रफ कर देता हूं ना, इस सब चीज को, इसको मैं कर देता हूं रफ। आप लोगों को कुछ पॉइंट्स होंगे जो याद रखने हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। देखो दोस्तों, ये जो 20 दांत है ना, ये जो 20 दांत हैं, ये आप लोगों के 2 बार आता है। आप लोग बोलेंगे सर 2 बार आने का मतलब क्या है? जैसे ये आपका टूट जाएगा, जैसे सबसे, ये आप लोग के देखो इंसीजर तो 8 थे ना, ये पहले आ गए थे, ये वाले दांत स्टार्टिंग वाले दोस्तों आते हैं, टूटते हैं, फिर एक बार वापस आते हैं। ये वाले दांत भी दोस्तों एक बार टूटते हैं फिर वापस आते हैं।
फिर ये भी टूटते हैं, ये तो है ही नहीं, ये भी टूटते हैं, फिर एक बार वापस आते हैं। मतलब ये वाले दांत ऐसे हैं जो कि 2 बार आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के कुल दांत कितने हैं? 20 दांत ऐसे हैं जो कि 2 बार आते हैं। इसके बाद में जब आप लोग ग्रो करोगे तो 12 दांत और आएंगे आपके पास में, जब भी तो 20 + 12 32 बनेंगे। तो दोस्तों ये 12 दांत एक ही बार आता है। जैसे किसी का अगर अकल दांत है ना, अगर आप हटवा लेते हो तो कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा वो। आप सोचो यार कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हटवा लेता हूं, वो तो वापस आ जाएगा, वो कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये वाले जो 12 दांत एक्स्ट्रा है ना, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा 12 दांत है वो केवल जीवन में एक ही बार आते हैं, ठीक है। आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, ह्यूमन की टीथ की कुछ विशेषताएं ध्यान रखिए। हमारे जो दांत होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? अगर दांत आप लोगों के देखो, थीकोडोंट का मतलब होता है अगर दांत किसी चीज में फंसे हुए हैं, तो हमारे जो टीथ है वो गम्स में फंसे हुए हैं क्या? बिल्कुल मसूड़ों में फंसे हुए हैं। तो हमारे जो दांत है वो कौन से? थीकोडोंट है। दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, हमारे जितने भी दांत हैं वो सारे एक प्रकार के हैं क्या? नहीं सर, कोई थोड़ा सा शार्प है, देखो हाथ लगा के देख लो, कोई पीछे वाले जो दांत है वो थोड़े फ्लैट है ना, तभी तो इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो हमारे सभी दांत एक जैसे नहीं है, इसलिए हम लोग क्या है? विषम दंती है, इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोडोंट। तो मुझे बताओ सर, होमोडोंट कौन से होते हैं? होमोडोंट का मतलब है जिनके सभी दांत एक जैसे होते हैं। आप लोग पूछोगे होमोडोंट यानी समदंती कौन होते हैं? तो दोस्तों जो मछली होती है ना, मछली हो गए, मगरमच्छ हो गया, इनके जो दांत होते हैं ना सारे एक जैसे ही होते हैं, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? होमोडोंट बोलते हैं, समदंती बोलते हैं। और दोस्तों हम लोग डाइफोडोंट भी बोलते हैं। डाइफोडोंट का मतलब क्या है? हमारे जो दांत होते हैं 2 बार आते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अपने आप को द्विबार दंती बोलेंगे, ठीक है। बताओ, ओके, जब जसोद जी पढ़ो अब, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं सर, आपने बात बताई मुझे किसकी? टंग, ये टीथ के बारे में बता दिया, अब टंग के बारे में बताइए। टंग के बारे में ध्यान रखना है दोस्तों, एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या है? इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती, मसल्स की बनी हुई, मांसपेशियों की बनी हुई है, ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप लोगों से पूछा जाता है ये कहां से जुड़ी होती है? ये जो आपकी टंग होती है ना दोस्तों, टंग, यहां पर आप लोग ऐसे यू शेप की एक बोन होती है। मैंने आज सुबह 1 बजे वाले क्लास में बताया था, यहां पर आपके एक यू शेप की बोन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हायोड। तो ये हायोड बोन से जुड़ी होती है, ध्यान आप लोग रखेंगे। अगर आप लोगों से लंबाई पूछे तो लंबाई होती है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। जो लंबाई होती है ना 10 सेंटीमीटर, जैसे आप लोग जो स्कूल में जो स्केल यूज करते थे वो 15 सेंटीमीटर की आती थी, तो उसका आइडिया देख लो, लगभग इतना होगा आप लोगों का। बिल्कुल आधा कर दिया तो ये तो 7.5 हो जाएगी, 7.5 से थोड़ा सा आगे चलो, ठीक है। इतनी आप लोग की लंबाई होगी टंग के। चलो, अब दोस्तों क्या होता है, जो आपकी टंग होती है ना, इस पे कुछ दोस्तों उभार होते हैं, कुछ प्रोजेक्शन होता है, कुछ उभरा उभरा होता है। जो आपकी टंग पे कुछ उभरा उभरा होता है ना, कुछ उभरी चीज जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पेपिला। इसको क्या बोलते हैं? पेपिला। सर ये 4 प्रकार की होती है, इसके प्रकार नहीं आप लोगों को पढ़ना है, बस ये ध्यान रखो, जो आपकी टंग होती है ना, इसके ऊपर जो उभरी कुछ हाथ लगाओगे थोड़ा दाने जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इनको हम लोग बोलते हैं पेपिला। सर ये पेपिला क्या करती है? आप लोगों को स्वाद का अनुभव कराती है। हर आप लोग की टंग के अलग अलग पार्ट में पेपिला अलग अलग प्रकार की है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कहां पर कौन कौन से स्वाद का अनुभव होता है। तो आइए, सबसे जो आप लोगों का ये सामने वाला पार्ट है ना, ये सामने वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, क्लियर है क्या? एक सेकंड रुको। हाँ, ये वाला जो पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, ये आप लोगों को दोस्तों कैसा स्वाद का अनुभव करवाता है? कसेला। कसेला क्या होता है? जैसे टमाटर आप लोगों का सड़ जाता है तो कसेला से स्वाद आता है ना, तो वो वाला जो स्वाद का अनुभव होता है वो पूरे इस वाले पार्ट से होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोग के जो ये वाला पार्ट होता है ना, साइड वाला, ये वाला, यहां से अनुभव होता है खट्टे का। जो आप लोगों का बिल्कुल ही फ्रंट वाला, बिल्कुल टिप वाला जो पार्ट होता है ना, यहां से अनुभव होता है मीठे का यानी स्वीट का। जो दोस्तों बिल्कुल पीछे वाला जो भाग होता है ना, यहां से अनुभव होता है बिटर यानी कड़वे का। और दोस्तों ये बिल्कुल, ये आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट होता है ना, मेजरली ये वाला होता है, ये वाला है ना, ये जो 2 मैं बता रहा हूं ये वाले है ना। एक यहां से टिप पे तो आप लोगों का मीठा हो जाएगा, और मीठा इस वाले पार्ट से आपको नमकीन का भी एहसास होता है। बाकी मेजरली नमकीन का जो एहसास होता है वो यहाँ वाले पार्ट से हो रहा है, जहां पर मैं ये कर रहा हूं, मैं है ना डाइजेस्ट कर रहा हूं। तो जो सॉल्टी का एहसास होता है वो यहां से होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, सर ग्लैंड के बारे में बताओ। आपने बताया था माउथ में टीथ होते हैं, टंग होते हैं, आपने बता दिया। अब आप लोगों ने यह भी बताया था कि आपके माउथ में दोस्तों ग्लैंड भी पाई जाती है, सलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां भी पाई जाती है। तो सर कितने प्रकार की ग्रंथियां होती है? ये ग्रंथियां होती है दोस्तों 3 प्रकार की, ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा 3 ग्रंथि होती है, मैं से बोल रहा हूं 3 प्रकार की होती है। जैसे मान लो एक ग्रंथि तो आपके इधर होती है पैरोटिड ग्लैंड, तो सेम की सेम पैरोटिड ग्लैंड यहां पर भी होती है।
ठीक है, तो मैं आप लोगों को ग्रंथियों के वो नहीं बता रहा कि कितनी ग्रंथियां होती है, मैं प्रकार बता रहा हूं। एक तो आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है इस जगह, एक आप लोगों का दोस्तों कौन सा होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है दोस्तों, जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपके पैरोटिड ग्लैंड, मुझे इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है एक बार कमेंट करके बताओ, इस बार के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। एक होती है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड और एक आपकी होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। आप लोगों से पूछा जाए सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो पैरोटिड ग्लैंड आप लोगों की सबसे बड़ी है। आप लोग यार फोटो देख के पहचान पा रहे होंगे। और अगर आप लोगों से पूछे इसकी लोकेशन कहां पर है, तो ये आपका कान हो गया, इस कान के जस्ट पास में होती है, इस जगह होती है आप लोगों की, है ना। कौन सी ग्लैंड, आप लोग की पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट बात आती है इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। देखो एक इधर और जस्ट एक इधर, आप लोग के 2 हो गई इनकी संख्या। ठीक है, चलो अगर आप लोगों से पूछे इसकी लोकेशन बताओ सबलिंगुअल ग्लैंड की, तो आपकी जो टंग होती है टंग के बेस, इधर देखो ये सबलिंगुअल ग्लैंड, देखो इधर देखो सबलिंगुअल ग्लैंड है ना। अब यहां से आप लोग फ्रंट व्यू में देख नहीं पाते, इसलिए मैंने साइड व्यू लगाया। जो आपकी टंग होती है टंग के बिल्कुल जस्ट नीचे होती है साइड में। ठीक है, तो ये आप लोगों का जीभ के पीछे उपस्थित होती है, बिलो दी टंग है ना, जीभ के नीचे कर लो इसको ना, जीभ के नीचे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये आप लोगों की दोस्तों सबसे छोटी है, देखो सबसे बड़ी आपको फोटो में ये नजर आ रही है, उससे छोटी ये नजर आ रही है, सबसे छोटी है। तो जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सब मैंडिबुलर, है ना, बात करते हैं सब मैंडिबुलर। तो जो सब मैंडिबुलर होती है, आपका जो निचली जबड़ा होता है ना उसके पास में स्थित होती है ना, उसके नीचे स्थित होती है। बिलो कर लो और नीचे भी लिख लो, है ना, ये हाँ नीचे लिखा हुआ तो है। तो आप लोग का जो लोअर जबड़ा होता है ना, इसके नीचे आप लोगों की होती है ये वाली ग्लैंड। ठीक है, अब देखो आप लोग ध्यान समझिएगा, आप लोगों से अगर पूछा जाए, है ना, सलाइवा, देखो इस सलाइवा को यहां पर पढ़ो, है ना, सलाइवा को यहां पर पढ़ता है। देखो ये जितनी भी आप लोगों की ग्लैंड है ना, यहां से क्या निकल रहा है, सलाइवा निकल रहा है, लार निकल रहा है। अब इस लार में ऐसी क्या खास बात है, इस लार में ऐसी क्या खास बात है जो ये आप लोग का भोजन का डाइजेशन कर रहा है। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं, इधर आओ दोस्तों। आपके लार में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि भोजन का डाइजेशन करते हैं। अच्छा, कौन कौन से एंजाइम होते हैं आप लोग बताइए। दोस्तों एक एंजाइम पाया जाता है आप लोगों का एमाइलेज। दोस्तों ध्यान रखेंगे, एमाइलेज आप लोगों का पैनक्रियास से भी निकलता है, अग्नाशय से भी निकलता है। तो इस वाले को फिर कुछ अलग नाम देना पड़ेगा ना, इसको कुछ अलग नाम दे दो, इसको बोल दो सैलिवरी एमाइलेज, यानी वो वाला एमाइलेज जो आपके लार से निकल रहा है। अभी भी कंफ्यूजन है क्या, कोई बात नहीं यार, इसको नाम ही चेंज कर दो, इसको टाइलिन है, टाइलिन बोल दो, है ना, सिंपली आप लोग बोल दो टाइलिन, है ना, इसको सिंपली आप लोग बोल दो टाइलिन। तो ये आप लोग का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम और है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। ये दोनों ही आप लोगों के इंपॉर्टेंट एंजाइम है। सर ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था ना, टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट भी आपके कई प्रकार के होते हैं। तो जो आप लोग स्टार्च खाते हो ना, स्टार्च, स्टार्च कहां पर पाया जाता है दोस्तों, आप लोग जो अनाज खाते हो उसमें स्टार्च मिलता है। तो सर ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। जब मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहां पर मैंने बताया था स्टार्च जो होता है वो एक मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है, या पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च, स्टार्च होता है दोस्तों पॉलीसेकेराइड। अब आप लोग बोलेंगे सर ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है। दोस्तों ग्लूकोज का मान लो एक मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल है, इसको बोलेंगे डाइसेकेराइड। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। तो आपने भोजन में ये खाया है, आपका पर्पज क्या है, बिल्कुल हम लोग इसको ये बना दे, बिल्कुल अलग अलग कर दे, बिल्कुल अलग अलग कर दे। तो उसका पहला प्रोसेस यहां पर हो रहा है। कैसे हो रहा है आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जो आपने स्टार्च खाया था ना, देखो कितना खतरनाक, कितने कितने सारे शुगर के मॉलिक्यूल है। इसको इसने कितने, ये जो आप लोग का एमाइलेज है ना, सैलिवरी जो एमाइलेज है, या फिर आप लोग टाइलिन बोल दो, इसको इसने किस में बदल दिया, माल्टोज में बदल दिया। सर माल्टोज क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सर क्या पूरा का पूरा आप लोगों का स्टार्च का डाइजेशन हो चुका है क्या, नहीं दोस्तों, स्टार्च का डाइजेशन तो मैं तब मानूंगा जब ये आप लोगों का ग्लूकोज में टूट जाएगा, है ना, पूरा का पूरा आपका ग्लूकोज बन जाएगा। अभी तो दोस्तों इसमें माल्टोज में 2 चीजें जुड़ी हुई है, जब तक ये दोनों चीजें भी अलग अलग नहीं हो जाए ना, तब मैं नहीं मानूंगा तब तक कि इसका डाइजेशन हो गया। बात क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। सर ये तो बता दिए इसका काम क्या होता है। दोस्तों ये आप लोगों के बैक्टीरिया को नष्ट करने में इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए आपके भोजन में कोई बैक्टीरिया आ गया तो लाइसोसोम उसको क्या करता है, खत्म करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, जानवर होते हैं, उनके लार में ज्यादा पाया जाता है।
उनके लार में ज्यादा पाया जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब भी किसी एनिमल को चोट लग जाती है तो वो चाट चाट के सही कर देते हैं वो, है ना। मतलब वहां पर कुछ इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होता वो वहां पर, क्योंकि बैक्टीरिया तो वहां पर पनपने देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लार में, उनके सलाइवा में लाइसोसोम की मात्रा ज्यादा होती है। अरे ठीक है क्या दोस्तों? सर स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है, बिल्कुल सही है। आ जाओ, चलो अब बात करते हैं। सर हमने बात कर ली माउथ की, अब बात करो इस अंग की, बात करो। अभी करते हैं दोस्तों। इसको आपने क्या बोला था? इसको बोला था आपने फूड पाइप। यहां से जो भोजन होता है वो आपका इस पाइप के माध्यम से कहां पर आएगा? आपके स्टमक में आएगा। दोस्तों एक चीज बताऊं, यहां पर जो भोजन आएगा ना, एक विशेष प्रकार के मूवमेंट से आता है। इस विशेष प्रकार के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टलिसिस मोशन, यानी क्रमाकुंचन गति। अब आप लोग बोलोगे इसमें क्या खास बात है? मैं किसी चीज को गिराऊंगा वो तो सर नीचे ही आएगी, वो तो नीचे ही आएगी। तो खाना भी सर नीचे ही आ जाता ग्रेविटी के इफेक्ट से। मैंने बोला ठीक है, अब एक काम करो, आप लोग लेट के खाना खाओ। आप लेट के खाना खाओगे ना, तब भी क्या होगा? खाना अंदर ही जाएगा, तब भी खाना अंदर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर जैसे मान लो कोई रिफिल है ना, पेन के अंदर जो रिफिल होती है ना, आप लोग जब उसको दबाओगे तो इंक एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलेगी क्या? तो आप लोग देखो यहां पर अगर मैं ऐसे दबाऊं तो भोजन नीचे की ओर आएगा ना। तो दोस्तों इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टलिसिस मोशन। इसी मोशन को बोलते हैं पेरिस्टलिसिस मोशन, यानी क्रमाकुंचन गति। ध्यान रखेंगे, इसकी लंबाई आप लोगों से पूछी जाती है। इसकी लंबाई होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अगर आप लोगों से पूछे कि यहां पर कुछ ग्लैंड्स होती है क्या? यहां पर कोई भी ग्लैंड नहीं होती, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर भोजन का पाचन होता है क्या? पाचन नहीं होता है। आप लोग बोलेंगे पाचन नहीं होता है, तो आपने इसको गिना क्यों पाचन तंत्र में? क्योंकि भैया पाचन होता है स्टमक में, आमाशय में। ये मदद कर रहा है भोजन को स्टमक तक पहुंचाने में। अगर ये ही नहीं होगा तो भोजन स्टमक तक जाएगा क्या? भोजन का पाचन होगा क्या? नहीं होगा। चलो आ जाओ। आज क्या तारीख है? आज गुरुवार है ना। चलो आ जाओ। अब पहुंच गए हम लोग दोस्तों स्टमक में। अब हम लोग पहुंच गए आप लोगों के आमाशय में, पेट में। आप लोगों से पूछा जाता है स्टमक का शेप बताओ। देखो स्टमक का कुछ शेप ऐसा दिख रहा है क्या? कुछ ऐसा होता है जैसे, नहीं आपको जे जैसा दिख रहा है क्या? जे जैसा। तो इसका स्टमक का शेप कैसा होता है? जे शेप होता है। ध्यान रखेंगे। आप लोगों से पूछे कि सर हम लोग भोजन लेते हैं तो भोजन ऑब्वियसली बात है पहले आपके माउथ से, फिर इसोफेगस में, फिर स्टमक में जाएगा। सर स्टमक में जो भोजन रहता है ना वो कितनी देर के लिए रहता है? तो स्टमक में, पेट में आपके जो भोजन रहता है वो 4 से 5 घंटे के लिए रहता है। और जब आप लोगों के स्टमक में जो भोजन रहता है उस भोजन को क्या बोलते हैं? उस भोजन को बोलते हैं काइम। अरे क्या बोलते हैं भैया? काइम बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चले आगे। दोस्तों 2-3 रुक जाओ। आपके जो कमेंट है ना ये टीवी में इधर लगाने वाला हूं, जिससे मैं सामने के सामने देख पाऊं। मैं इधर नहीं देखता यार, नीचे देखता हूं। वैसे बार बार ना फिर ऐसे घूमना पड़ता है, फिर ऐसे आधा टाइम तो इसी में निकल जाता है। तो 2-4 दिन रुको, सामने टीवी लगवाने वाला हूँ, सामने कमेंट देखूंगा। और यहाँ से जैसे बंदूक होती है ना, बंदूक से उड़ाते हैं सीधे, यहाँ से एक ऑप्शन आएगा कमेंट, अच्छा ये बकवास कर रहा है, खटाक, वो वहीं पर ब्लॉक, फिर ऐसे खटाक। रुक जाओ 2-4 दिन, अभी टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल देखो आप। और कोई ज्यादा करेगा तो उसके घर पे पुलिस भी भेज सकता है, 10 मिनट के अंदर पुलिस भी आ जाएगी। सारे सिस्टम अपडेट हो रहे हैं, 1-2 दिन रुको। ये तो जो बनते हैं ना बाबा, सर मैंने फिर से आईडी बना ली, मेरा नाम 55, आप कितनी बार ब्लॉक करोगे? अब ये 55 वाला गया कहाँ है? आपको पता है कि 55 वाला गया कहाँ पर है? उसकी 10-12 आईडी तो ब्लॉक कर दी। अब मांगने गया, अरे भाई तेरा मोबाइल नंबर दे देगा क्या प्लीज प्लीज। फिर एक ने बोला भाई यहाँ से, फिर दूसरी गली में अभी डोल रहा होगा, पहुंच गया होगा आधे 1 किलोमीटर तक, तो नंबर मांगता मांगता, अरे भाई एक नंबर दे दे, आईडी बनानी है। तो पहुंच गए होगे भी आधे 1 किलोमीटर तक, तो ठीक है। क्या करे, ऐसे परेशान होते रहते हैं वो। आ जाओ, अब बात करते हैं सर आपका जो स्टमक होता है ना, आमाशय होता है, पेट बोल लो, जो आपकी इच्छा वो बोल लो। इस स्टमक के आप लोगों को कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। देखो ये तो आप लोगों का ईसोफेगस हो गया, आपका फूड पाइप हो गया, ग्रास नली हो गया। इससे आप लोगों का यहां से लेकर ये पेट आप लोगों का पूरा, ये पूरा का पूरा पेट है। अब यहां से आपकी क्या है, ये क्या है, ये छोटी आता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो आप लोगों से पूछे सर आप तो भाग बताओ कितने पार्ट होते हैं, तो आपके स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। एक तो आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों फंडस।
क्लियर है? ये देखो ये ऊपर वाला जो टॉप पार्ट देख रहे हो ना, टॉप पार्ट जो देख रहे हो ये हो जाएगा फंडस, ठीक है। फिर ये आप लोग का हो जाएगा कार्डिया, ये वाला जो पार्ट आप लोगों के किससे कनेक्टेड है, इसोफेगस से कनेक्टेड है। और दोस्तों नीचे वाले भाग को हम लोग बोलेंगे पाइलोरस। कौन सा वाला भाग? जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में कनेक्टेड है, छोटी आंत के साथ में कनेक्टेड है। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। अब सर कुछ और भी बता दो। इधर आयो मेरे प्यारे दोस्तों, इधर आओ। हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ ये आप लोगों का जो स्टमक है ना, इसके अंदर कुछ देख पा रहे हो क्या? आप देखो कुछ देख पा रहे हो कैसे? इसके अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों? इसके अंदर क्या पाई जाती है? कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है। सर आपने उनको ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि उनसे कोई ना कोई चीज निकलती होगी, इसलिए मैंने उसको ग्लैंड बोल दिया, ठीक है। उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। उस ग्लैंड का नाम क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और हिंदी में इनको बोला जाता है जठर ग्रंथियां। क्या बोला जाता है? जठर ग्रंथियां, ठीक है। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं जो सेल होती है ना, कोशिका सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, कोई अंग बनाते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में सेल पाई जाएगी क्या? कोशिका पाई जाएगी क्या? क्या ये कोशिकाओं से मिलके बना होगा क्या? बिल्कुल मिलके बना होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है आपकी जठर ग्रंथि, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। सर कौन कौन सी होती है? आइए मैं आपको बताता हूं। एक तो होती है आप लोगों की ऑक्जिनटिक, इसको कर लो, मिटा लो इसको। एक तो पाई जाती है दोस्तों ऑक्जिनटिक, ठीक है। और एक आप लोगों की पाई जाती है पेप्टिक। देखो आ जाओ, आप लोगों से पूछा जाए कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो होती है आपकी ऑक्जिनटिक। ओ इस पे लिखा ही नहीं आएगा क्या? मैं ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा था। चलो कोई बात नहीं, नीचे लिख देता, ठीक है। तो ये आप लोगों की एक तो होती है आप लोग की ऑक्जिनटिक सेल, ठीक है। और एक आप लोग की होती है कौन सी? पेप्टिक सेल। एक होती है पेप्टिक सेल, और इसको हम लोग चीफ सेल भी बोलते हैं ना। चीफ का मतलब है मुख्य कोशिका, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आप लोग की ऑक्जेंटिक सेल, और एक आप लोग की होती है पेप्टिक सेल। अगर आप लोगों से पूछे कि ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलता है, दोस्तों इससे निकलता है खतरनाक एसिड, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत खतरनाक एसिड होता है। ये एसिड क्या करता है दोस्तों? आपके भोजन में जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको ऐसा तहस नहस करता है। इतना खतरनाक आप लोगों का एसिड होता है, तो बैक्टीरिया को क्या कर देता है सर? खत्म कर देता है। ये बात करते हैं और कुछ चीजें बताइए, और भी इसके क्या काम है? अभी इसके कुछ काम बताएंगे इसको। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो आप लोगों से पूछा जाए ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। इस बार के एनटीपीसी का क्वेश्चन कि जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कौन सी कोशिकाओं से निकलता है? वो निकलता है ऑक्जेंटिक सेल से। और अगर आप लोगों से पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो पेप्टिक सेल होती है, जिसको आप लोग चीफ सेल भी बोल लो, इससे कौन से एंजाइम्स निकलते हैं? दोस्तों इससे दो एंजाइम्स निकलते हैं। इससे दो एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? उन दो एंजाइम का नाम है, एक का नाम है दोस्तों पेप्सिनोजन, एक का नाम है पेप्सिनोजन। अरे आजा, एक का नाम है पेप्सिनोजन, ठीक है। और एक का नाम है प्रोरेनिन। लिख दिया मैंने। एक हो जाएगा आप लोगों का पेप्सिनोजन और एक आप लोगों का हो जाएगा प्रोरेनिन। दोस्तों ये दोनों ही एंजाइम क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, मतलब एक्टिवेट नहीं होते हैं। ये एक्टिवेट नहीं होते हैं, लेकिन जैसे इनके ऊपर HCl आता है ना, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कुल मिला के आप लोग बोल सकते हो दो एंजाइम बन गए। एक तो आप लोगों का बन गया पेप्सिन एंजाइम, और एक आप लोगों का बन गया रेनिन एंजाइम। ये दोनों कहां से बने? आप लोगों के पेप्टिक सेल से बने। हालांकि जो रियल में बने थे वो ये बने थे, लेकिन इस पर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है तो ये आप लोग के एक्टिवेट हो जाते हैं। अब बात आती है, चलो बताओ ये पेप्सिन क्या करता है? दोस्तों पेप्सिन करता है आपके प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। सर कैसे करता है? प्रोटीन को बिल्कुल अमीनो अम्ल में तोड़ देता है क्या? नहीं, प्रोटीन को दोस्तों, प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में बदलता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो पेप्टाइड में बदलता है। समझ में नहीं आया ना? आ जाओ इधर आओ। देखो दोस्तों जो प्रोटीन होता है ना, आप लोगों के बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है।
बहुत सारे अमीनो एसिड यानी बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलके क्या बनता है आप लोगों का प्रोटीन बनता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलके आप लोगों को क्या बनता है प्रोटीन बनता है। क्लियर है क्या दोस्तों। अमीनो एसिड जैसे बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं ना, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो मुझे बताइए पूरे प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? कम होंगे बहुत सारे होंगे? सर बहुत सारे होंगे। इसीलिए प्रोटीन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। इसीलिए प्रोटीन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। अगर दोस्तों ये पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में टूट जाता तो मैं बोल देता कि यार पेट में पूरा पाचन हो गया प्रोटीन का, बट ऐसा नहीं है। अभी आप लोग का जो पॉलीपेप्टाइड है अभी पेप्टाइड में टूटा है, अभी पेप्टोन में टूटा है, अभी तो आगे जैसे जैसे भोजन नीचे आएगा तब जाके अमीनो अम्ल में टूटेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है इधर, ठीक है, जो आप लोगों का ये रेनिन होता है ना, ये क्या करता है? दूध का पाचन करता है। ये लिख लो यहां पर है ना, दूध का पाचन करता है। सिंपल से इतनी सी बात लिख लो, दूध का पाचन करता है। ठीक है, आ जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टमक की हो गई कहानी खत्म। अब आप लोगों का भोजन जा रहा है कहां पर? ये आपके छोटी आंत में जा रहा है। आपके है ना किस में जा रहा है? छोटी आंत में जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, छोटी आंत की लंबाई पूछे तो कितनी हो जाएगी? 6 से 6.5 मीटर। और बड़ी आंत की लंबाई पूछे तो लगभग 1.5 मीटर। ये क्या चक्कर हुआ? जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई तो कितनी है? केवल 1.5 मीटर है। और छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.5 मीटर है, फिर उसको छोटी बोल रहे हो, उसको बड़ी बोल रहे हो। क्या चक्कर है भैया? चक्कर क्या है? क्योंकि आप लोग देख सकते हो देखो बड़ी आंत की चौड़ाई कितनी ज्यादा है ना। ये बड़ी आंत की देखो चौड़ाई कितनी ज्यादा है, बड़ी आंत की देखो चौड़ाई कितनी ज्यादा है, विड्थ ज्यादा है। तो विड्थ ज्यादा होने की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें छोटी आंत का जो डायमीटर होगा, जैसे छोटी आंत की जो चौड़ाई है ना, डायमीटर है, जो व्यास है वो कितना है? लगभग 1 इंच है। ठीक है, अब इसके दोस्तों 3 भाग होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से देखो कहां से कहां तक जा रहा है आप लोग का छोटी आंत। देखो देखो ध्यान से देखो, ये आप लोग की स्टमक था। स्टमक से दोस्तों आप लोग का देखो ये आपकी छोटी आंत है। छोटी आंत का कुछ हिस्सा जो स्टमक से जुड़ा हुआ है उस हिस्से को क्या बोलेंगे? ये आप लोग उस हिस्से को क्या बोलेंगे? डेड्यूनम बोलेंगे, है ना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। इस डेड्यूनम के बाद में दोस्तों आप लोग का जो ग्रीन वाला पार्ट देख पा रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं जीजूनम। और बिल्कुल जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं इलियम। ठीक है, क्लियर है? ठीक है दोस्तों, ये इलियम ही आप लोगों का किससे जुड़ता है? लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। यहां से जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये मान लो ये आप लोग का इलियम है, रेड वाला। ये इलियम ही तो आप लोग के लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ रहा है। तो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है छोटी आंत का कौन सा भाग लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है? वो आप लोग का जुड़ता है इलियम। क्या जुड़ता है? इलियम जुड़ता है। ठीक है, आ जाओ। तो ड्यूडेनम, जीजुनम, इलियम, ये आप लोग के 3 पार्ट हो जाएंगे। अब सर यहां पर हो क्या रहा है छोटी आंत में, मुझे बताओ तो सही। आओ मैं आप लोगों को बताता हूं। इधर देखो, देखो इधर आओ, इधर आओ। एक्चुअल में हुआ क्या, जो भोजन था ना, भोजन पहले आप लोगों ने माउथ में रखा, माउथ से फिर दोस्तों यहां पर आते हुए छोटी आंत, ये सॉरी स्टमक में आ गया, पेट में आ गया, पेट के बाद में दोस्तों ये आपका जा रहा है छोटी आंत में। ठीक है, अब आप लोगों को पता है क्या क्या हो चुका हमारे पास में क्या क्या हो चुका। सर जो हम लोगों ने स्टार्च खाया था ना, जो स्टार्च खाया था, अरे स्टार्च खाया था ना, वो माल्टोज में बदल चुका ना। अरे माल्टोज में बदल चुका। क्या ये वाली घटना कहां पर हुई थी? ये वाली घटना हुई थी माउथ में। इसके बाद में सर आपके पेट में क्या हुआ? आपके पेट में प्रोटीन का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया। लेकिन दोस्तों फैट की तो कुछ बात ही नहीं हुई। और अभी भी कौन सा पूर्णतः पाचन हुआ है? प्रोटीन का, और आप लोगों के इसका कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का नहीं हुआ ना। तो ध्यान से देखो, अभी आप लोगों का जो ये भोजन है वो यहां पर आ गया। दोस्तों यहां पर होता है आप लोगों के लीवर। क्या होता है? लीवर होता है। इस लीवर से एक जूस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस यानी पित्तरस। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? और यहां पर आप लोगों के एक अंग होता है, यहां पर आप लोगों का एक अंग होता है। इस अंग को बोलते हैं पैनक्रियास यानी अग्नाशय। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से एक ट्यूब निकलती है जो कि कहां पर कनेक्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है। क्लियर है क्या? और यहां से अग्नाशय से एक ट्यूब निकलती है जो कहां से कनेक्ट होती है? छोटी आंत से कनेक्ट होती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो पित्तरस होता है ना, जो पित्तरस होता है, अरे जो पित्तरस होता है, ठीक है, जो पित्तरस होता है,
आप लोग मुझे बताओ, यहां से लीवर से जो पित्तरस बना, ये छोटी आंत के किस भाग से जुड़ा? छोटी आंत के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पार्ट में जाता है। स्टार्टिंग वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। तो ध्यान रखेंगे, जो लीवर है आप लोगों का यकृत है, और जो आप लोगों का पैनक्रियास से अग्नाशय, इससे जो निकलने वाला जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से वाले भाग में जा रहा है दोस्तों? ड्यूडेनम वाले पार्ट में जा रहा है। ये बात क्लियर है क्या? इतनी सी बात समझो बस, बताओ जल्दी से, क्लियर है क्या? ठीक है, आगे समझो थोड़ा सा। इधर देखो, देखो इधर आओ, इधर देखो, चलो थोड़ा सा आगे आओ। देखो ये दोस्तों जो आपका लीवर है ना, ये जो आपका लीवर है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी। तो आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था, स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाती है? ये आप लोग कहलाएगी हेपेटोलॉजी। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हर्पिटोलॉजी क्या होती है? इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया था, हर्पिटोलॉजी बता दो। हर्पिटोलॉजी क्या होता है? इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया था, बता दो, बताओ जल्दी से, हर्पिटोलॉजी क्या होगा? ठीक है, आ जाओ। तो हर्पिटोलॉजी होगा दोस्तों, जो भी आप लोगों के रेप्टाइल्स होते हैं ना, रेप्टाइल्स का मतलब जो रेंग रेंग के चलते हैं, और जो एम्फीबियंस होते हैं यानी जो पानी पे और लैंड पे दोनों जगह रह सकते हैं, इन्हीं को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। मतलब रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, इन दोनों की स्टडी जो होती है ना, यही क्या कहलाती है? हर्पिटोलॉजी कहलाती है। अब समझो, इधर आओ। देखो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का लीवर। आप लोगों को पता है लीवर एक अंग है, तो कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। लीवर जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन कोशिकाओं को बोलते हैं हिपैटिक कोशिका, यानी हिपैटिक सेल। क्लियर है क्या? और दोस्तों ये जो हिपैटिक सेल होती है ना, या मैं आप लोगों से बोलूं लीवर होता ना, इसमें सर्वाधिक पुनः निर्माण की प्रक्रिया होती है, पुनः निर्माण की एबिलिटी होती है। पुनः निर्माण का मतलब क्या होता है? इनमें दोस्तों रीजनरेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी। अब आप लोग बोलोगे सर ये रीजनरेशन क्या होता है? जैसे आप लोगों को पता है छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वापस आ जाती है क्या? तो अगर दोस्तों लीवर का कोई पार्ट आप लोगों का कट गया ना, तो लीवर अपने आप को वापस बना लेगा। क्लियर? फिर अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो व्यक्ति शराब पीता है उसका लीवर खराब हो जाएगा? तो लीवर खराब हो जाएगा तो सर वापस बन जाएगा। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आपने शराब पी के पूरी हेपेटिक जो सेल थी, हेपेटिक कोशिकाएं, उनको ही खत्म कर दिया, तो वो अपने आप को कहां से रीजनरेट कर पाएंगे? क्लियर है क्या? मैंने आप लोगों को बोला ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, ठीक है? मैंने आपको बोल दिया हर महीने सोने का अंडा दे देगी। अब आपने अगर इसी को खत्म कर दिया, आपने बोला सर उसमें कैपेसिटी थी तो सर ही सोने के अंडा देने की। अरे तो उसमें कैपेसिटी थी, लेकिन आपने उस मुर्गी को ही मार दिया, तो क्या वो अब अंडा दे पाएगी क्या? सुनील कुमार जी रो रहे हैं यहाँ पर, रहने दो सर, होमवर्क करना है। तो सुनील कुमार जी, आपकी 4th क्लास का होमवर्क, 5वीं क्लास का होमवर्क करना है, तो इधर क्यों आए आप ये बताओ? और होमवर्क करना तो जाओ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं रोक के टोटर कहूंगा भाई नहीं जाएगा। ठीक है, आ जाओ, इधर आओ। लीवर के बारे में सर खतरनाक चीज बताओ 2-4। आप लोगों का दोस्तों बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन पूछे तो आप लोगों का आंसर क्या होता है? सबसे बड़ा अंग आप लोगों से पूछे तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा स्किन, यानी त्वचा। आप लोगों से दोस्तों लेकिन पूछे कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग बताओ, इंटरनल, स्किन तो आप लोगों का सबसे बड़ा हो जाएगा। और ये स्किन बड़ा है लेकिन ये तो एक्सटर्नल ऑर्गन है। अंदर बताओ, अंदर आपके जो किडनी है, स्टमक है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? आप लोग का लीवर है। ठीक है, चलिए दोस्तों एक चीज आप लोग और ध्यान रखेंगे, लीवर आप लोगों की लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है। अब सर ये क्या हो गया? ये इधर आओ, देखो कोई भी ऑर्गन से कोई चीज निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी ऑर्गन से कोई चीज निकलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं, यानी ग्रंथि बोलते हैं। अगर वो निकलने वाली चीज क्या है? अगर वो निकलने वाली चीज आप लोगों के एंजाइम्स है, तो ऐसी, या निकलने वाली चीज मान लो कोई जूस है, कोई रस है, तो ऐसी वाली ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि। इससे दोस्तों बाइल जूस निकल रहा है, तो ये कौन सी ग्लैंड हो गई? ये आप लोग की कौन सी ग्लैंड हो गई? एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। और ऐसी ग्लैंड जिनसे हॉर्मोन्स निकलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतरस्रावी ग्रंथि। चलो दोस्तों कल हम लोग करते हैं इसको ना, इसको कल करते हैं, कोई बात नहीं, चैप्टर बहुत बड़ा था यार ये, कोई बात नहीं, कल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने फाइनली जो एक क्लास में एक चैप्टर खत्म वाला जो वो चल रहा था उस पर आपने रोक लगवाई दी, वरना मैं तो खत्म कर देता। चलो है ना यार, देखो बायोलॉजी इतनी इजी नहीं है, मैं आप लोगों के खुद मानता हूं मैं, क्योंकि बायोलॉजी आप लोग की इतनी इजी नहीं है एक क्लास में एक चैप्टर खत्म करवाना, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश, देखो हमने फिजिक्स पूरी एक क्लास में एक चैप्टर खत्म करा है,
कोई बात नहीं दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा सा कल कर लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे कल, कल अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को एमसीक्यू के लिए क्या करना है, एमसीक्यू की तो बाहर आ रही है दोस्तों, डेली 2 PM पे हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू करते हैं, और डेली 1 PM पे जो हमारी सीरीज होती है, ये इस सीरीज का नाम क्या है, लेट्स क्रैक साइंस। यहाँ पर साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, हजारों बच्चों में आप लोग अपनी रैंक चेक कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, गोल सेलेक्ट करें, एसएससी एग्जाम स्पेशल में आइए, मेरा नाम सर्च करिए नीरज जंगेट, मुझे फॉलो कर लो, इधर स्पेशल क्लास में आपको मिल जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे ना, आप लोगों से पहले कोड पूछा जाता है, तो नीरज 11 कोड लगा के आप लोग इसको अनलॉक कर लीजिएगा। और दोस्तों अपनी बेहतर तैयारी के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ जाइए। अगर आप लोग मेरे से डिटेल में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, साइंस वगैरह, या आप लोगों के दोस्तों सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट मिलता है, हर क्लास की बेहतरीन पीडीएफ मिलती है, जो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों को वो भी मिल जाएंगे, सभी टीचर्स की सारी क्लास आप लोगों को मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी बार देखो बाइलिंगुअल कंटेंट मिलता है, हिंदी इंग्लिश का कोई लफड़ा नहीं है। तो एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करिए, यहाँ पर प्राइस आ जाएगी, कोड लगा लीजिएगा नीरज 11, आप लोगों को मिल जाएगा डिस्काउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम, और अनअकैडमी पे आप लोग जानते हैं कितने बजे मिलते हैं, 1 बजे और 2 बजे। थैंक यू सो मच। हाँ, कल वाली क्लास को इसका पार्ट 2 कर लेंगे ना, कल पार्ट 2 कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।